Hello everyone, Jai Hind. Welcome to the discussion of CAPF Assistant Commandant Paper 2. It is the mock test conducted by CAPF Pathfinders and Pathfinders Academy. आज मैं जो टेस्ट पेपर डिस्कस करने जाने वाला हूँ ये टेस्ट पेपर है पेपर 2 का CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के लिए जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है CAPF पाथफाइंडर्स और पाथफाइंडर्स एकेडमी का जो 6 सितंबर का जो पेपर हुआ है ये पहला मॉक टेस्ट का मॉड्यूल वाइज पेपर है। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। ये जो पेपर है ये आज मैं डिस्कस करूंगा ये पेपर में कैसे आता है। ये पेपर छोटा पेपर था और शुरुआत वाले पहले 5 पेपर मॉड्यूल वाइज पेपर रहेंगे और लास्ट के 10 पेपर जो है ये कंप्लीट सिलेबस फुल सिलेबस पेपर रहेंगे। ये 11th of October से शुरू हो जाएंगे। Let me introduce myself. I am Assistant Commandant Dr. Prashant Jagtap. I worked in CISF for 5 years after cracking UPC CAPF Assistant Commandant 2012 examination with All India rank 80 and I joined CISF in 2014. I previously also worked as medical officer class 1 with Government of Maharashtra and also worked as assistant lecturer in forensic medicine in RCSM Government Medical College Maharashtra for 6 months. I am also the visiting faculty at Competitive Exam Center Pune University. I am currently one of the top educators on Unacademy and I am also the director of the Pathfinders Academy or CAPF Pathfinders. And last year in 2018 examination alone, out of my students, 120 students cleared this examination in 2018. जिसका रिजल्ट अभी लास्ट ईयर आया था। 120 असिस्टेंट कमांडेंट सिलेक्शंस हो चुके हैं। आई एम ऑल्सो द ऑथर ऑफ टॉप 3 बुक्स फॉर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन फॉर मैग्रो हिल पब्लिकेशंस। Currently I am guiding more than 8,000 students all over India ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। कोविड के चलते अभी सभी सेशंस बंद है। ऑफलाइन में पुणे और दिल्ली में ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं लेकिन कोविड के चलते बंद है। बाय क्वालिफिकेशन आई एम MBBS एंड MS साइकोलॉजी। आई एम आल्सो currently pursuing masters in security and defense laws from Nalsar Law University, Hyderabad. This is me again. So ये जो टेस्ट पेपर था 6 सितंबर का इसमें ये दिस 6 सितंबर पेपर वाज CAPF असिस्टेंट कमांडेंट्स पेपर 2। इसका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें मैंने 3 आर्ग्यूमेंट और 2 रिपोर्ट पूछे थे। इसमें सबसे पहला आर्ग्यूमेंट था, आर्ग्यूमेंट आपको एग्जाम में जनरली आपके एग्जाम में आर्ग्यूमेंट आते हैं 2। इट इज क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आर्ग्यूमेंट आता है एवरी आर्ग्यूमेंट इज ऑफ 20 मार्क्स। सो ये जो क्वेश्चन है आर्ग्यूमेंट जो मैंने पूछे थे 20 into 3, सो दिस कंपोनेंट वाज ऑफ 60 मार्क्स। इसके लिए आपको 3 पेजेस दिए रहते हैं। आज मैं इसका ओवरव्यू डिस्कस करूंगा सभी ये जो क्वेश्चंस पूछे गए थे सो दैट आपको आंसर कैसे लिखना है, क्या गाइडेंस रहता है, क्या डायरेक्शन रहता है वो समझ में आ जाएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट द आर्ग्यूमेंट्स। द टूर ऑफ ड्यूटी The proposed short-term military service should be made compulsory to all Indian youth. Tour of duty जो आपको जानते हो and all the questions those I ask in my examinations or mock papers. ट्रस्ट मी ये सभी के सभी हॉट टॉपिक्स है और इसमें से किसी के भी ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। टूर ऑफ ड्यूटी जो आप जानते हो कि गवर्नमेंट ने अभी भी प्रपोज किया है जिसमें आर्मी में 3 साल शॉर्ट टर्म मिलिट्री सर्विस करने का प्रपोजल है। तो इसके बारे में एक आर्गुमेंट मैंने पूछा है कि शुड द टूर ऑफ ड्यूटी बी मेड कंपल्सरी टू ऑल इंडियन यूथ। दूसरा क्वेश्चन है गवर्नमेंट शुड स्पेंड टैक्स पेयर मनी ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन रादर देन प्रिजर्विंग एज ओल्ड कल्चर्स। एज यू मस्ट बी नोइंग दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो टैक्स पेयर्स मनी है एक्सचेकर है वो अलग अलग चीजों के ऊपर खर्च कर रहा है। तो इसमें रिसेंटली डिबेट चल रहा था कि क्या सिर्फ ये एज ओल्ड कल्चर के ऊपर ही खर्च करना चाहिए, क्या मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने में ही खर्च करना चाहिए या रादर रिसर्च और इनोवेशन के लिए करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है कंप्लीट लॉकडाउन शुड बी एक्सटेंडेड टू कंट्रोल कोविड-19 स्प्रेड इन इंडिया। कोविड-19 का जो स्प्रेड है उसको कंट्रोल करने के लिए कंप्लीट लॉकडाउन एक्सटेंड करना चाहिए। और 2 रिपोर्ट पूछे थे, रोल ऑफ वैक्सीन इन कंट्रोलिंग डिसीजेस एंड राइज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ई व्हीकल्स जिनको बोला जाता है जो बैटरी ऑपरेटेड रहते हैं, इसके चलते भी इस साल क्वेश्चन आ सकता है। सो आई विल डिस्कस
फर्स्ट क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट जो है ये आपको इंग्लिश में ही लिखना रहता है और ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ही आता है। मैं मेरे सेशंस में ऑलरेडी बता चुका हूं, आर्ग्यूमेंट जो भी लिखना है आपको पॉइंट वाइज आइडियली लिखना चाहिए। आर्ग्यूमेंट में दो साइड्स रहते हैं, एक साइड रहता है जिसको आपको जस्टिफाई करना है, इट इज फॉर साइड, और दूसरे साइड में इसका अपोजिट स्टेटमेंट को, जो स्टेटमेंट आपको एग्जाम में दिया है उसको जस्टिफाई करना रहता है। सो द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज टूर ऑफ ड्यूटी, द प्रपोज शॉर्ट टर्म मिलिट्री सर्विस शुड बी मेड कंपल्सरी टू ऑल इंडियन यूथ। तो आप जब फॉर लिख रहे हो तो फॉर में आपको ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने वाले रीजंस देने हैं, व्हाई बताना है, व्हाई द टूर ऑफ ड्यूटी शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर इंडियन यूथ। अभी मैं आपको सिर्फ गाइडेंस दूंगा कि इसमें क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स आने चाहिए, तो ये गाइडलाइंस जो है आपको अपने आंसर को एसेस करने में और क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में मदद करेंगे। इसकी जो बेस्ट आंसर्स है मैं रेडीमेड आंसर डिस्कशंस में नहीं दूंगा, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस अगेन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। और इसकी जो रेडीमेड आंसर्स है, अगर आपको रेडीमेड आंसर चाहिए तो ये आंसर्स जो बेस्ट स्टूडेंट्स है, अभी मेरे पास 400 प्लस एडमिशंस हो चुका है पेपर 2 के टेस्ट सीरीज के इवैल्यूएशन के लिए, तो उसमें से जो बेस्ट आंसर है, ये बेस्ट आंसर मैं आपको अवेलेबल करके दे दूंगा, तब आपको एक्चुअल आंसर्स पता चलेंगे। ये मैं आपको अवेलेबल करके दे दूंगा। एक्चुअल आंसर्स मैं भी बता के लिख के दे सकता हूं, लेकिन आइडियली मैंने नहीं देना चाहिए, तो क्योंकि आपको सोचना नहीं आएगा। पेपर 2 सोचने का पेपर है, लिखने का नहीं। लिखना है तो आप बचपन से ऑलरेडी जानते हो। मैं पेपर 2 में आपको सोचना सिखाता हूं, यूपीएससी के डायरेक्शन के बारे में, यूपीएससी कैसे सोचना चाहता है, क्या सोचने वाले यूपीएससी को लोग चाहिए। यूपीएससी को अलग अलग डायमेंशंस कवर करने वाले लोग चाहिए। सो लेट अस कम टू दिस आर्गुमेंट, टूर ऑफ ड्यूटी द प्रपोज्ड शॉर्ट टर्म मिलिट्री सर्विस शुड बी मेड कंपल्सरी टू ऑल इंडियन यूथ। तो व्हाई शुड इट मेड बी कंपल्सरी, तो आपको इसके एडवांटेजेस बताना है। फॉर इट शुड बी मेड कंपल्सरी बिकॉज क्या हो जाएगा, इट विल क्या हो जाएगा, इंक्रीज द डिसिप्लिन इन इंडियन यूथ, इट विल इंक्रीज द डिसिप्लिन। और क्या बोल सकते हो, 3 साल का शॉर्ट टर्म मिलिट्री सर्विस कंपल्सरी कर दिया तो और क्या आ जाएगा, it will make Indian youth fit। आपको क्या करना है, मैं सिर्फ डायरेक्शन दे रहा हूं। ये जो मैंने लिखा है आप इसको लिख के इसको आगे फिर 2-3 लाइन इलाबोरेट करना है, एक्सप्लेन भी करना है। इट विल मेक इंडियन यूथ फिट, इट विल इंक्रीज द फिटनेस ऑफ द इंडियन यूथ, इट विल मेक our military very strong, ये हमारे मिलिट्री को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग करेगा। इसके बाद ये 3 हो गया, आपको आइडियली 4 या 5 आर्गुमेंट मिनिमम करना आना चाहिए, 4। और क्या हो जाएगा, अगर ये कंपल्सरी कर दिया तो और क्या हो जाएगा, इट will make India more safe, इंडिया को बहुत ज्यादा और सेफ कर देगा। इट विल डिसिप्लिन होने के बाद क्या हो जाएगा, इसका एडवांटेज क्या है, इट विल इंप्रूव द नेशनलिज्म, इंक्रीज द नेशनलिज्म, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा, नेशनलिज्म बढ़ेगा। और क्या होगा, ये 5 हो गए। और क्या होगा, और क्या हो सकता है, नेशनलिज्म भी बढ़ेगा और फिटनेस भी बढ़ेगा और डिसिप्लिन भी बढ़ेगा। अल्टीमेटली पुलिस के ऊपर का फोर्स, जब भी ये लोग 3 साल मिलिट्री सर्विस कंपल्सरी करके आ जाएंगे, दे विल बी मोर डिसिप्लिन एंड इट विल इंप्रूव द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। आपने देखा होगा कि जो लोग मिलिट्री सर्विसेज ज्वाइन करते हैं, दे आर वेरी डिसिप्लिन, और ट्रैफिक सिग्नल वगैरह तोड़ते नहीं है, जंप नहीं करते, दे आर बेटर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स देन अदर नॉर्मल सिविलियन इंडिविजुअल्स, विल इंप्रूव द लॉ एंड ऑर्डर।
It will also help in reduction of crime. क्राइम रिडक्शन भी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, और क्या हो सकता है, आपको इसमें से 5 ही लिखना है। क्राइम भी रिडक्शन हो जाएगा, आपको ऐसे 5 ही लिखना है। और क्या हो सकता है, इट विल प्रोवाइड लाइफ स्किल्स टू यूथ, जो बाद में उनको एम्प्लॉयमेंट करने में मदद करेगा। ठीक है ना, ऐसे वाले आपको 5 आर्गुमेंट लिख सकते हो। नाउ अगेंस्ट, आपको अगेंस्ट भी लिखना है। व्हाई द मिलिट्री सर्विस शुड नॉट बी मेड कंपल्सरी। अगेंस्ट, क्यों नहीं करना चाहिए? मिलिट्री सर्विसेज need only the fit individuals. So सभी को कंपलसरी करने से उनका टोटल फिटनेस हैम्पर हो जाएगा और इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सभी को कंपलसरी करना, इंडिया में बहुत ज्यादा यूथ है, कॉस्ट ट्रेनिंग का कॉस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा। और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इंक्रीज ट्रेनिंग बढ़ेगा इसके साथ। और क्या हो जाएगा, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म है और बहुत सारे लोग आएंगे, वो लोग सिर्फ कैजुअल एटीट्यूड लेके आएंगे जो एक्चुअल सर्विसेज नहीं करना चाहेंगे। तो 3 years इज वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। आप एक स्किल्ड इंडिविजुअल को 1 साल तो ट्रेन होने में लगेगा। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन उसके स्किल सेट का नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगर वो उसको बाद में कोई जॉब नहीं मिला तो उसके बाद इट माइट लीड टू ट्रेन्ड एंड हार्डन्ड इंडिविजुअल विच माइट गो फॉर द इंसर्जेंसी, रिबेलियन, ऐसे टेंडेंसी भी बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, अनएम्प्लॉयड बट मिलिटरीली ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स will lead to greater threat। और क्या हो जाएगा, और क्या हो सकता है, you have to think about this। मिलिट्री सर्विस क्यों कंपलसरी नहीं करना चाहिए? It might hamper, ये क्या हैम्पर करेगा, ऑपरेशनल इफिशिएंसी। नए नवेली दुल्हन की तरह लोग आएंगे और चले जाएंगे, वो ऑपरेशनल इफिशिएंसी हैम्पर करेगा, ऑपरेशनल इफिशिएंसी हैम्पर करेगा। इस तरह आप लिख सकते हो और उसके बाद आपको कंक्लूजन करना है। आपको कंक्लूजन कैसा कर सकते हो? सो ये कंक्लूजन आपका ऐसा होना चाहिए, यू कैन मीन्स टूर ऑफ ड्यूटी शुड बी मेड वॉलंटरीली। मैं डायरेक्शन बता रहा हूं, इट शुड नॉट बी मेड कंपल्सरी, it should be, it's a good step and but should be made voluntary। और voluntary करने के बाद with utmost standards, after maintaining the utmost standards, हर किसी के लिए नहीं है। और उसके साथ साथ दूसरा चीज जो बढ़ाना चाहिए, it should be the duration should be more, around at least 5 years। और इसके साथ साथ टूर ऑफ ड्यूटी में those who want to continue, those who are willing to continue, who are very good and willing to continue,
उनको चांस देना चाहिए, शुड बी अलाउड। ऐसा नहीं है कि बाहर निकाल के फेंक दिया, क्योंकि उनके स्किल सेट को भी यूज करना आना चाहिए। ये अब बेसिकली आपके इसमें आ जाना चाहिए आइडियली आंसर में। सेकंड क्वेश्चन इज गवर्नमेंट शुड स्पेंड टैक्स पेयर्स मनी ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन रादर देन ऑन प्रिजर्विंग एज ओल्ड कल्चर। जैसे कि आप जानते हो कि टैक्स पेयर का पैसा अलग अलग जगह पे खर्च होता है। यह आर्गुमेंट ये कहना चाहता है कि गवर्नमेंट ने रिसर्च और इनोवेशन में खर्च करना चाहिए रादर देन प्रिजर्विंग एज ओल्ड कल्चर। जब भी ये रादर देन आता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द अदर साइड इज ऑलरेडी गिवन, दिस इज ऑपोजिट साइड, अगेंस्ट साइड इज ऑलरेडी गिवन। सो फॉर में आपको बताना है व्हाई गवर्नमेंट शुड स्पेंड टैक्स पेयर्स मनी ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन। रिसर्च एंड इनोवेशन में पैसा डालना क्यों जरूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसर्च एंड इनोवेशंस आर इज द फ्यूचर। is very important to survive in highly modernized world. दूसरा, रिसर्च एंड इनोवेशन माइट लीड टू more entrepreneurship, more business opportunities and jobs, more businesses and jobs, creation of jobs, employment. Research and innovation might give us royalties. Royalties किससे आता है? With intellectual property. Intellectual property and patents. Research and development is very important. It will help us to make India a safer place. कैसे? By doing research and development in military technologies. Research and development in space research can help us in better communication, better weather forecast एंड उसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट। बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट में भी मदद करेगा। और क्या हो सकता है, और क्या लिख सकते हो? रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन मेडिकल साइंस कैन हेल्प अस टू सेव लाइव्स। एनर्जी सेक्टर कैन हेल्प अस to save our forex, to reduce our dependence only on exports, only on imports, oil imports। और सेक्टर बाय सेक्टर आप बता सकते हो, साइंटिफिक जगह पे कहीं पे भी कोई भी रिसर्च के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर research can help us to deal with the food security। ठीक है ना? तो ऐसे आपको इसको इलैबोरेट करके लिखना है। इसमें से 5 कोई भी पॉइंट्स आपको लिख सकते हो। अभी क्वेश्चन क्या था? प्रिजर्विंग एज ओल्ड कल्चर। सो अगेंस्ट में आप लिखोगे व्हाई गवर्नमेंट शुड यूज टैक्स पेयर्स मनी टू प्रिजर्व एज ओल्ड कल्चर्स। गवर्नमेंट should use taxpayers money, मैं जानबूझ के फिर से लिख रहा हूं, to preserve age old
कल्चर। इंडिया जाना ही कल्चर के लिए जाता है, सो गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर का पैसा कल्चर के लिए क्यों यूज करना चाहिए? यूज करना चाहिए बिकॉज, इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि पहली चीज, इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। वन ऑफ द आया तो सिविलाइजेशंस आता है, इतना याद रखना। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। इसीलिए दूसरा वी हैव very old and beautiful culture which will be destroyed. Our traditional knowledge, culture के साथ ट्रेडिशनल वो टाइम के लोगों का नॉलेज है, विजडम है। विथ कल्चर द ट्रेडिशनल विजडम if not protected, not preserved, will be destroyed. खत्म हो जाएगा ये, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हो? ट्रेडिशनल विजडम खत्म हो जाएगा, ब्यूटीफुल कल्चर इसलिए प्रोटेक्ट करना चाहिए, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है इसलिए। हमारे पास बहुत पुराने पुराने ट्रेडिशनल नॉलेज है, विजडम है, इसके साथ साथ आर्ट फॉर्म्स है, आर्ट फॉर्म्स है विच गिव्स इंडिया आइडेंटिटी। इंडिया का आइडेंटिटी है। कोई पेंटिंग होगा, विल बी वैनिश कंप्लीटली। इंडिया इंडिया ही नहीं रहेगा। द आर्किटेक्चर will be destroyed, ठीक है ना। और हमारा जो फेथ सिस्टम है, सब कुछ है, वो हमारे कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आवर ओन आइडेंटिटी इज डिपेंडेंट ऑन आवर ओन कल्चर। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन आइडेंटिटी एंड दैट इज डिपेंडेंट ऑन their own culture. So it is just like destroying, not preserving culture is just like losing our own identity. हमारा आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा, पहचान खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। इसके साथ साथ क्या है, इसका वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा है। आप न्यूमिस्मेटिक चीजें या आप कोई भी पुरानी वाली चीजें देखोगे ना, उनका एक वैल्यू रहता है, वो वैल्यू खत्म हो जाएगा। और हम लोग को एक नॉलेज सोर्स की तरह देखा जा रहा था, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाउ विल यू कंक्लूड दिस? तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सो कंक्लूजन में क्या लिखोगे, क्या करना चाहिए? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्चा करना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करना चाहिए, या एज और कल्चर को प्रिजर्व करना चाहिए? सो conclusion is all about the balancing act. You should give respect to both the sides और फिर आपको ये डिसीजन लेना है। तो कभी कभी आपका कंक्लूजन वन साइडेड हो सकता है, लेकिन यहां पे हम लोग दोनों साथ में लेके चल सकते हैं। आप इसमें लिख सकते हो our culture gives us identity. Our identity is because of our culture. So along with the preserving our culture, along with making provisions to preserve our culture, we should also invest in research and innovation. ठीक है ना, साइमल्टेनियसली करना है, दोनों पैरेलली करना है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनी वन ऑफ देम। या फिर आप लिख सकते हो दोनों का सब कुछ
हैंड इन हैंड होना चाहिए, दे शुड बोथ गो हैंड इन हैंड। ठीक है ना, ऐसा करके आप कंक्लूजन इसमें कर सकते हो। ये ऐसा नहीं लिखना है, मैं सिर्फ आइडियाज दे रहा हूं, कंक्लूजन आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, द कंप्लीट लॉकडाउन शुड बी एक्सटेंडेड टू कंट्रोल कोविड-19 स्प्रेड इन इंडिया फॉर, क्यों करना चाहिए फॉर। अभी आपको ये आर्ग्यूमेंट में एक चीज पता चलेगा कि एक ही है आर्ग्यूमेंट कि लाइफ बचाना है, लेकिन उसको ही घुमा फिरा के लिखना पड़ेगा आपको। फॉर कंप्लीट लॉकडाउन शुड बी एक्सटेंडेड फॉर, पहली चीज, इसीलिए सिर्फ लाइफ के बारे में मत लिखो, द केसेस आर राइजिंग। दूसरा, घुमा फिरा के लिखना है, बड़ा चढ़ा के अलग अलग पॉइंट बना के लिखना पड़ेगा। सिर्फ लोग ज्यादा मर रहे लिखोगे तो पॉइंट ही खत्म हो गया, एक ही पॉइंट है ना, तो इसको घुमा फिरा के कैसे लिखोगे, द केसेस आर राइजिंग, द कैपेसिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स इज वेरी लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड कैपेसिटी हॉस्पिटल्स का। लॉकडाउन इज अ प्रूवन स्ट्रेटेजी टू reduce or control epidemics. Lockdown will help to keep untouched, और जो लोग इन्वॉल्व नहीं है, जो अभी भी इसमें इन्फेक्टेड नहीं है, उनको करने में मदद करेगा, उनको प्रोटेक्ट करने में। अनटच्ड एरियाज प्रोटेक्टेड। और क्या हो जाएगा लॉकडाउन से, गवर्नमेंट will be able to control and monitor situation more effectively. ठीक है ना, ऐसा वाला आया तो आपको घुमा फिरा के लिखना पड़ेगा। टू प्रोटेक्ट एल्डरली, टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, ऐसा करके घुमा फिरा के आपको लिखना पड़ेगा। अगेंस्ट, अगेंस्ट क्यों नहीं करना चाहिए लॉकडाउन, एक्सटेंड क्यों नहीं करना चाहिए, लॉकडाउन शुड नॉट बी एक्सटेंडेड, क्यों नहीं करना चाहिए, इट विल लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट। घुमा फिरा के लिखो, जब ज्यादा पॉइंट नहीं रहता घुमा फिरा के लिखो। और लॉस ऑफ जॉब्स, बहुत सारे लोगों जॉब चले जाएंगे, इससे क्या हो जाएगा, सिर्फ इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगा लिखा तो सब कुछ हो जाएगा। इट विल पुश मेनी फैमिलीज इनटू पॉवर्टी, पॉवर्टी में पुश कर देंगे। और क्यों नहीं एक्सटेंड करना चाहिए, लॉकडाउन एक्सटेंड करने से क्या हो जाता है, और लॉकडाउन्स लीड टू इंक्रीज्ड, क्या हो जाता है, प्राइजेस ऑफ मच नीडेड कमोडिटीज, of essential commodities। क्यों, ड्यू टू होर्डिंग, लोग स्टोर करते हैं ना, होर्डिंग की वजह से ये कमोडिटीज के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। आपको पता होगा सब्जी की प्राइसेस कितना बढ़ गए, दूध का कितना प्राइस है, इट लीड्स टू शॉर्टेजेस। लॉकडाउन्स लीड टू शॉर्टेज ऑफ इसेंशियल सप्लाईज, जैसे दूध है, सब्जियां है, उसका शॉर्टेज हो जाता है, फ्रूट्स का है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ही अलाउड नहीं रहता। और क्या होगा, इट टेक्स
ह्यूज टोल ऑन पेट्स, जो पेट्स है या फिर स्ट्रे एनिमल्स, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है, जो बर्ड्स को आप खिला रहे हो उनको खिलाने के लिए कुछ नहीं है, पानी देने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना। ले ऑफ हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, मेनी फैमिलीज को पॉवर्टी में। और लॉकडाउन के चलते क्या होता है, इनलीगल माइग्रेशन और ये सब कुछ बहुत बढ़ता है, ठीक है ना। इनलीगल माइग्रेशन बहुत बढ़ता है। इट ऑल्सो लीड्स टू मेनी डेथ्स ड्यू टू illegal ways for migration। illegal ways migration के चलते डेथ्स भी हो सकता है, जैसे कि आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में एक ट्रेन ने कुचल दिया, जाने के लिए कुछ नहीं था, रास्ता नहीं है। इट लीड्स टू सफरिंग, लॉकडाउन के चलते फैमिली से दूर हो जाते हैं। पीपल आर आइसोलेटेड फ्रॉम फैमिलीज। पीपल गेट आइसोलेटेड, दूर रहना पड़ता है, आप कहीं पे, आपकी फैमिली कहीं और, आइसोलेटेड होना पड़ता है, इससे डर फैलता है। इट क्रिएट्स अ फियर साइकोसिस, पैनिक एंड फियर साइकोसिस। गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट बहुत कम लगता है, ठीक है ना। ये ऐसा आप लिख सकते हो, इसमें से कोई भी 5 लिख सकते हो। और कंक्लूजन क्या करना चाहिए, कंक्लूजन में बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, इनफाइनाइटली नहीं बढ़ाना चाहिए, इंटरमिटेंटली गवर्नमेंट ने करना चाहिए, ठीक है ना। लॉकडाउन शुड नॉट बी इनफाइनाइट, इट कैन बी इंटरमिटेंट एंड शुड गिव विथ रिस्पेक्ट टू लोकल कंडीशंस आपको करना चाहिए, नॉट नेशन वाइड, विथ रिस्पेक्ट टू लोकल कंडीशंस को कंसीडर करते हुए लोकल अथॉरिटीज ने कितना लॉकडाउन करना है, क्या करना है, ये डिसाइड करना चाहिए, जिसमें इकोनॉमी को भी कंसर्न दिया हो, मेडिकल फ्रैटर्निटी जो है कंडीशन से उसको भी कंसर्न देके डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन इनफाइनाइटली नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है, रिपोर्ट क्लियर है, सॉरी आर्ग्यूमेंट क्लियर है। आर्ग्यूमेंट में आपको और एक चीज बताना चाहता था कि ये जो टैक्स पेयर्स मनी है ना, ये जो आप देख रहे हो, दिस इज नॉट अ स्पेलिंग मिस्टेक, एपोस्ट्रोफी बदला नहीं है। जब भी मैं सभी टैक्स पेयर्स का बात कर रहा हूं, ये प्लूरल है, प्लूरल का जब पोजीशन दिखाना है तो उसके बाद चला जाता है, ठीक है ना। प्लूरल का जब भी पोजीशन दिखाना है उसके बाद एपोस्ट्रोफी मार्क्स चला जाता है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स जनरली आपको डे टू डे लाइफ में जो भी चल रहा है उसके ऊपर, जो न्यूज में चल रहा है उसी के ऊपर आता है, इसीलिए मैंने रियल लाइफ एग्जांपल्स एग्जाम में जो आ सकते हैं वैसे ही लिए हैं। इसी के ऊपर काम करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं अभी रिपोर्ट में फिर से सिर्फ गाइडलाइंस दूंगा ताकि आप इसके ऊपर खुद काम कर सको। सो रिपोर्ट में मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बना के दूंगा, कहां पे क्या लिखना है। व्हेनेवर यू आर राइटिंग रिपोर्ट, you need to understand that reports are mostly, they are generally objective। रिपोर्ट में और ऐसे में डिफरेंस है, रिपोर्ट्स ऑब्जेक्टिव रहते हैं, रिपोर्टर के ओपिनियन को कुछ वैल्यू नहीं रहता है। सो ट्राई टू मेक योर रिपोर्ट्स मोर एंड मोर ऑब्जेक्टिव एंड इफ पॉसिबल ट्राई टू गिव सोर्सेस और आप कहां से ये इंफॉर्मेशन लेके आए ये आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल रोल ऑफ वैक्सीन्स, रोल ऑफ वैक्सीन इन कंट्रोलिंग डिसीज। अभी आपको पता है कोविड-19 के चलते हम लोग ऑलरेडी वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, पूरा दुनिया लगा हुआ है, इसीलिए ये आया। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, पहले तो जो टॉपिक है उसको डेसिफर करना सीखो। आप लोग क्या करते हो, आप सिर्फ कोविड के बारे में लिखोगे, दिस इज नॉट अबाउट कोविड, इट इज अबाउट रोल ऑफ वैक्सीन इन कंट्रोलिंग डिसीज। जो डिसीज वैक्सीन से कंट्रोल होता है ये सभी डिसीज के बारे में, इट इज जेनेरिक रिपोर्ट अबाउट द वैक्सीन एंड नॉट अबाउट ओनली कोविड। तो इसमें इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो वैक्सीन किसने निकाला। एडवर्ड जेन्नर ने वैक्सीन को सबसे पहले बनाया था स्मॉल पॉक्स के लिए, वहां से वैक्सीन का
डिस्कवरी या फिर इन्वेंशन स्टार्ट हुआ, और तब से जाके हम लोग को पता चला कि वैक्सीन जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, हम लोग को डिसीज से प्रोटेक्शन देते हैं. सो यू कैन राइट अबाउट द डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ वैक्सीन. डिस्क्राइब कर सकते हैं वैक्सीन, ठीक है ना. वैक्सीन क्या रहता है, किसने ढूंढ निकाला, इतना ही बता सकते हैं. और उसके बाद एक लाइन ऐड कर सकते हैं, इन ड्यू टू द करंट एपिडेमिक्स of COVID-19, pandemic of COVID-19, the role of vaccines has again came to light. वैक्सीन का जो रोल है वो अगेन फिर से उजागर हो गया है, या इसका इंपॉर्टेंस फिर से बढ़ गया है, क्योंकि कभी कभी हर बार हर एक डिसीज के लिए दवाइयां अवेलेबल नहीं रहती है. ये रिपोर्ट आपको इंग्लिश में ही लिखना है. इसका इंट्रोडक्शन 3-4 लाइन का छोटा सा ही रहता है. इसके बाद जो इसका बॉडी है, इसके बॉडी को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. जो बॉडी पार्ट 1 है, पहला वाला पैराग्राफ है, इसमें लिख सकते हो अबाउट द डिटेल्स. यहां पे आपको लिखना है डिटेल्स लिख सकते हो. फॉर एग्जांपल वैक्सीन कौन से डिसीज को प्रिवेंट करते हैं, हाउ दे वर्क, हाउ वैक्सीन वर्क, वो वर्क कैसे करते हैं, ठीक है ना. कौन से एग्जांपल्स, वो इम्यूनिटी कैसे लाते हैं, और वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज जो है उसके बारे में भी बात कर सकते हो. कैसे रोल प्ले करते हैं, हाउ वैक्सीन वर्क, हाउ दे प्रोवाइड इम्यूनिटी, इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो इधर. इसमें आप बता भी सकते हो कि वैक्सीन का एफिशिएंसी कितना रहता है वगैरह वगैरह, और हाउ कम दे आर कॉस्ट इफेक्टिव, ये भी बता सकते हो. बॉडी पार्ट 2 में आप बता सकते हो करंट सिनेरियो. बॉडी पार्ट 2 सबसे लास्ट, सेकंड लास्ट वाला पैराग्राफ है, आपको यहां पे करंट सिनेरियो के बारे में बात करना है. करंट सिनेरियो में यू कैन डिस्कस अबाउट द कोविड-19 सिचुएशन, हाउ द वर्ल्ड कोविड-19 सिचुएशन, डेवलपमेंट ऑफ द वैक्सीन, and how the larger impact on the world. In saving millions of lives, larger impact in saving millions of lives, and why governments should invest इन वैक्सीन. गवर्नमेंट ने वैक्सीन इन्वेंट करने के लिए क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसका आप बोल सकते हो, ठीक है ना. इसमें सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ इज ऑलवेज अबाउट द कंक्लूजन. कंक्लूजन में आप लिख सकते हो, कि आपको समराइज करना है. बेसिकली आप समराइज करना है कि वैक्सीन ऐसा है, बहुत ज्यादा जरूरी है. गवर्नमेंट ने ज्यादा अभी सभी गवर्नमेंट ने साथ में आके कोऑपरेटिवली वर्ल्ड लेवल पे इसमें और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, और जल्दी से जल्दी लाइफ सेव करना चाहिए. और सोर्सेस आप दे सकते हो, सोर्सेस और रेफरेंसेस आप दे सकते हो. ये किसने बोला है, फॉर एग्जांपल सोर्सेस एंड रेफरेंसेस में इसमें WHO है, ऑलरेडी WHO काम कर रहा है, ठीक है ना. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बोल सकते हो, इनके रेफरेंसेस से या गवर्नमेंट के रेफरेंसेस से आप बात कर सकते हो. इसके बाद इसका नेक्स्ट जो टॉपिक था, राइज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया. ये रिपोर्ट है, अगेन दिस इज ऑल्सो रिपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, और जो स्कोप है इंडिया. राइज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और ज्यादा बढ़ेंगे. इसमें इंट्रोडक्शन, you can write about the definition of electric vehicles, and you can talk about extent. अब अभी rise कैसे चल रहा है, एग्जाम्पल देके, ठीक है ना. एग्जाम्पल देके ये बता सकते हो कि टाटा मोटर्स का ई व्हीकल है, इसका सेल इंक्रीज हो गया 157% से. ये बता सकते हो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का राइज कैसे हुआ है. इसमें एग्जांपल, ये इंडिया में भी है, आप एग्जांपल बोल भी सकते हो कि वर्ल्ड ओवर ये राइज हो रहा है ड्यू टू पोल्यूशन एंड अदर फैक्टर्स.
अभी इसके जो आगे वाला पार्ट है, राइज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, एक फिनोमेनन है, तो इसके बॉडी 1 में आपको इसके डिटेल्स बनाने पड़ेंगे। वाई राइज, ठीक है ना। आपको बताना पड़ेगा अबाउट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपको बताना पड़ेगा टेक्नोलॉजी, आपको बताना पड़ेगा प्राइसिंग। पहले बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, अभी काफी सस्ता हो गया है। आपको बताना पड़ेगा पावर सप्लाईज, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई अभी रिलायबली अवेलेबल है, अवेलेबल है, पहले ये सब नहीं था। पावर चार्जिंग स्टेशंस, आपको बताना पड़ेगा कि वेरी हाई इफिशियंसी, नो पोल्यूशन। नो पोल्यूशन में आप अलग अलग पोल्यूशन बोल सकते हो, साउंड है, एयर पोल्यूशन, दोनों पोल्यूशन बंद है, साउंड और एयर पोल्यूशन दोनों बंद है। पता नहीं बुलेट वाले का क्या होगा, डुक 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 करके जो जाते हैं बुलेट वाले, ई व्हीकल आने के बाद उनके बुलेट को आवाज ही नहीं आएगा, सब बुलेट का खरीदना बहुत लोगों का कम हो जाएगा, ठीक है ना। और वाई राइज में आप ये भी बता सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये पॉलिसी है 2030 तक सभी के सभी व्हीकल्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में ही कन्वर्ट कर देना है। फॉसिल फ्यूल वाले मतलब पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल बंद कर देना है। इसके साथ साथ नया नया ये इमिशन नॉर्म्स भी बहुत स्ट्रिंजेंट हो गए हैं। भारत स्टेज 6 आया है, इसके चलते कन्वेंशनल व्हीकल्स ऑलरेडी महंगे हो चुके हैं, ये भी आप लिख सकते हो। इसमें दूसरे वाले पार्ट में बॉडी पार्ट 2 में आप दे सकते हो एनालिसिस। ई व्हीकल का राइज हो रहा है, अच्छा बात है या बुरा बात है, तो आप कंसर्न्स भी बता सकते हो कि ई व्हीकल के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग पैदा कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी तो लेकिन हमारा थर्मल ज्यादा है और ये फॉसिल फ्यूल ज्यादा डिपेंडेंट है, तो यहां पे पोल्यूशन कम करके उधर बढ़ा रहे हैं हम लोग, ये एक मेजर कंसर्न है। दूसरा है ई वेस्ट वाला कंसर्न, बैटरीज, ई वेस्ट और रिचार्जेबल बैटरीज। तीसरा कंसर्न है इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई, महंगे है बहुत, इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई, तो इसको भी एड्रेस कर देना चाहिए, ठीक है ना, इसको भी एड्रेस कर देना चाहिए। चौथा है गवर्नमेंट ने फिर से सब्सिडी देना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट करना चाहिए, और इसमें एनालिसिस बैलेंस व्यू बनाओ, दोनों साइड एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, थ्रेड्स जो है प्रॉब्लम्स है वो भी बताओ, और उसके बाद कंक्लूजन में बता दो कि राइज इज अ गुड ट्रेंड, ये ट्रेंड अच्छा है, बेसिकली समराइज करना, ये ट्रेंड अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ जो कंसर्न्स है उसको जल्दी से जल्दी निपटा के इंडिया को और अच्छा, सुंदर, सुजलाम सुफलाम, पोल्यूशन फ्री बनाया जा सकता है, ऐसा कुछ तो कर सकते हो। सोर्सेस में आप बता सकते हो, सोर्सेस किसके किसके ये है, ARAI के सोर्सेस बता सकते हो, ऑटोमोबाइल का डेटा से सोर्सेस बता सकते हो, PIB का रेफरेंस से सोर्सेस बता सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट बता सकते हो, या मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के इससे भी बता सकते हो। तो ये था 6 सितंबर का पेपर। हम लोग मैं सभी के सभी पेपर का ऐसे ही डिस्कशन करूंगा, आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करूंगा, सो दैट आप जो लोग पेड टेस्टीज में हैं, आपको सभी को पता चल जाएगा कि आंसर्स कैसे लिखना है। अगर आपसे कुछ गलतियां हो भी गया तो आप इंप्रूव कर सकते हो, सिर्फ पेपर हमें चेक करने के लिए दे के चुप मत बैठो। पेपर चेक करने के लिए देने से आपने वो पेपर में जो दिया लिखा है उसका गलती समझ में आएगा, वो पेपर को फिर से लिखो, इंप्रूव करो ये डिस्कशन के बाद, तभी आपका एक्चुअल इंप्रूवमेंट होगा। सिर्फ आंसर पढ़ने से, आइडियल आंसर पढ़ने से, मेरे मॉडल आंसर पढ़ने से इंप्रूवमेंट नहीं होगा। इंप्रूवमेंट सिर्फ और सिर्फ फिर से प्रैक्टिस करने से होगा। जो पढ़ेगा वही लड़ेगा, ठीक है ना, जो पढ़ेगा वही लड़ेगा, जो लिखेगा वही टिकेगा। ये हम लोग का टेस्ट सीरीज अभी अभी स्टार्ट हुआ है, ये पहला ही टेस्ट था। आप अभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप 15 टेस्ट को ज्वाइन करते हो 3250 3250 ये 15 टेस्ट का
प्राइसिंग है। और अगर आप लास्ट के 10 टेस्ट जो फुल सिलेबस टेस्ट है 11 अक्टूबर से शुरू हो रहे उसमें ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका प्राइसिंग है 2500। ये टेस्ट का प्राइसिंग ये टेस्ट देने के लिए नहीं है। पेपर 1 इज कॉम्प्लीमेंट्री, पेपर 2 इज कॉम्प्लीमेंट्री। All of these paper 1 and paper 2 will always be available free of cost in public domain। हम लोग चार्ज जो कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इवेल्यूएशन का पेपर चेकिंग का चार्ज कर रहे हैं। एंड आई एम द ओनली पर्सन इन इंडिया हैविंग कैपेसिटी टू इवेल्युएट thousands ऑफ फुल सिलेबस पेपर पर वीक। मेरे पास ट्रेंड लोग हैं, टीचर्स है, इवेल्युएटर्स है और मेरे स्टूडेंट है। मैंने बताया 120 जो सिलेक्शंस है इसमें जो लोग का ज्वाइनिंग नहीं आया, फॉर एग्जांपल अमोल सर है जो सीआईएसएफ में अभी ज्वाइन होने जा रहे हैं, सीआरपीएफ का बीएसएफ में जो लोग हैं वो लोग मेरे लिए पेपर चेकिंग का काम करते हैं। वही सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है जिनको एक्चुअली एग्जाम में क्या पूछते हैं वो पता रहता है, अनलाइक अदर कैंडिडेट्स या अनलाइक अदर इंस्टीट्यूट जिनको खुद को पता भी नहीं है, जिन्होंने कभी एग्जाम क्रैक भी नहीं किया और जिनको कुछ भी नहीं पता कि इवैल्यूएट क्या करना है, कैसे करना है, ये उनको पता नहीं है। वैसा हमारे यहां हम लोग नहीं करते हैं। और ये जो लोग काम कर रहे हैं इनका ट्रेनिंग आने तक इनका खर्चा देखना पड़ता है। दे हैव देयर ओन, वो उनका घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ट्रेनिंग जाने के लिए, उसके पहले तक दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट, सो आई हैव टू पे देम। कोई भी फ्री में नहीं करने वाला है। आपका जो पेपर है एक एक पेपर चेक करने के लिए लगभग 40 से 50 मिनट लगता है, कम से कम 30 मिनट लगता है। आपने आधा अधूरा पेपर लिखा था क्योंकि उसको पूरा पढ़ना पड़ता है, आपको फीडबैक देना पड़ता है, इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ते हैं। कोई भी पूरा दिन फ्री में काम नहीं कर सकता, हम लोग भी नहीं कर सकते। इसलिए पेपर 1 विल ऑलवेज बी फ्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री। पेपर 2 विल बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। पेपर चेक करके फ्री में नहीं मिल सकता। वी आर ओनली चार्जिंग फॉर चेकिंग ऑफ द पेपर। हम लोग आपको आइडियल आंसर की प्रोवाइड करेंगे, हम लोग आपको डिस्कशन भी प्रोवाइड करेंगे और हम लोग आपको डिस्कशन के साथ जो बेस्ट आंसर्स है वो सैंपल भी प्रोवाइड करेंगे जो लोग टेस्ट सीरीज में है। तो इसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस जो है, जो लोगों ने ऑलरेडी पेड सब्सक्रिप्शन लिया है, जिन्होंने ऑलरेडी पेमेंट किया है, वो लोग उनके आंसर्स pfa.exam@gmail.com के ऊपर भेज सकते हैं। ऑनरेबल रहो, अपना रिस्पेक्ट करो, खाली फालतू का चीजें मत करो। और ये जो आंसर्स है आप लिखने के बाद अगर आप प्रिंट कर सकते हो पेपर को पीडीएफ में, प्रिंट करो, उसमें लिखो और फिर से स्कैन करो, मोबाइल से ऐप से स्कैन करो। अगर आप नहीं कर सकते, प्रिंट नहीं कर सकते, फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो A4 साइज के ब्लैंक पेजेस लेके आ जाओ, उसके ऊपर लिखो, उसके ऊपर सभी आंसर्स लिखो और लिखने के बाद उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस या फिर एडोब स्कैन ऐप, या आपके पास अगर पुराने टाइम पे कैम स्कैनर वगैरह ऐप है तो कोई भी स्कैनिंग ऐप में उसमें आपको पोर्ट्रेट मोड में ही, मतलब जैसा पेपर है इसको पोर्ट्रेट मोड बोला जाता है। अगर ये पेपर है तो यही फॉर्मेट में ऐसा ही होना चाहिए, एक पेज पे एक ही पेज आना चाहिए। पोर्ट्रेट मोड में स्कैन करके अननेसेसरी चीजें हटा के, अननेसेसरी एरिया हटा के आपको इसको हमें स्कैन करके भेजना है और ये पीडीएफ फॉर्मेट में ही होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में ही होना चाहिए। आप हमें इमेज फाइल प्लीज मत भेजिएगा, आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम मत करिएगा, हम लोग इवैल्यूएट नहीं कर सकते। ये पीडीएफ फॉर्मेट में आता है तो पूरा पेपर आएगा, नहीं तो एक एक पेज आएगा, सब पेज डाउनलोड नहीं होते, उसका साइज भी बहुत ज्यादा होता है। आप जब भी हम लोग को पेपर भेज रहे हो तो जो ईमेल कर रहे हो, ईमेल में सब्जेक्ट पक्का लिखिएगा, ईमेल में सब्जेक्ट पक्का लिखिएगा। आपके एग्जाम के ऊपर एक एग्जाम कोड रहेगा, वो कोड फिर पूरा लिखिएगा, आपका नाम लिखिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर लिखिएगा। ये नाम कॉन्टैक्ट नंबर हम लोग आप हमारे डेटा के साथ वेरीफाई करेंगे और ये स्कैन कॉपी रीडेबल और पीडीएफ में आप हमें 3 दिन के अंदर भेज दीजिए और हम लोग के पास आने के बाद लगभग 1 हफ्ते में हम लोग इवैल्यूएट करके आपके ईमेल एड्रेस में इसको वापस भेज देंगे। हम लोग पेपर 1 का आंसर की जो है सेम डे पे, हर संडे को पेपर 1 और पेपर 1 का आंसर की आपको उधर ही मिल जाएगा। पेपर 2 जो है जब आपका पेपर हमें आ जाएगा हम लोग इसको इवैल्यूएट करेंगे, उसमें फीडबैक दे देंगे, इंस्ट्रक्शंस दे देंगे और जो करेक्टेड कॉपीज है वो आपको आपकी ईमेल एड्रेस में दे देंगे। और पेपर 2 का डिस्कशन वीडियो ये जो मैं कर रहा हूं, दिस इज द डिस्कशन वीडियो,
ये आपके डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल पे, और हमारा जो चैनल है CAPA पाथफाइंडर्स, उसमें हमेशा आपको अवेलेबल रहेगा। सो या तो आपके पास दो चॉइसेस है, या तो पहले वीडियो देख लीजिए, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपका पेपर आने के बाद, आपके पास जब पेपर आ जाता है इवैल्यूएट होके, तब आप ये वीडियो फिर से देख सकते हो, और ये वीडियो देख के आपके पेपर में क्या क्या गलतियां हुआ है उसको आइडेंटिफाई करके फिर से आप अपने आप ट्राई कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट है या नया एडमिशन लेना है, हमारे पास ऑलरेडी 400 प्लस एडमिशन हो चुके हैं, बट वी स्टिल हैव ह्यूज कैपेसिटी। सो अगर आपको अभी भी एडमिशन लेना है, मेरे एडमिशंस पेपर 2 के टेस्ट सीरीज के लिए ओपन है, और इसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलते हैं। आप ये दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। प्राइसिंग है, आपको 15 टेस्ट चाहिए इवेल्युएट करके, सिर्फ टेस्ट चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। 15 टेस्ट इवेल्युएट करके चेक करके चाहिए तो 3250 रुपीज है, और आपको 10 टेस्ट चाहिए, 10 फुल सिलेबस लास्ट वाले टेस्ट है, तो उसका प्राइसिंग है 2500 रुपीज। इट इज ओनली 250 रुपीज पर टेस्ट, उतना ही हम लोग कर सकते हैं। इससे सस्ते में कोई भी 1.5-2 घंटा काम नहीं कर सकता है, स्पेशली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। सो इट्स नॉट अबाउट द प्राइसिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड आपका पेपर चेक कौन कर रहा है। कोई भी एरे गेरे से पेपर चेक करवा के लोगे, पता कुछ नहीं चलेगा, सिलेक्ट होने में दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। CAPA पाथफाइंडर्स हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नए नए वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज है, फ्री जो सेशंस में कंडक्ट कर रहा हूं, हम लोग के हिस्ट्री के सेशंस ऑलरेडी चल रहे हैं। सब्सक्राइब करने से आपको नए वीडियोस भी मिलेंगे। मेरे अनअकैडमी के ऊपर भी सेशंस चल रहे हैं, पेड सेशंस पेपर 2 अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, अभी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रहे हैं। अनअकैडमी के ऊपर आप कभी भी पेपर 2 का मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हॉट टॉपिक्स और पेपर 2 पूरे कवर किए जाएंगे। अगर उसमें ज्वाइन करते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो, यू कैन यूज रेफरल कोड प्रशांत YT10, इट विल गिव यू 10% ऑफ। अगर अनअकैडमी के ऊपर आप प्रशांत YT10 कहीं पे भी कोई भी प्लस कोर्स मतलब पेड कोर्स ज्वाइन करते हो, तो आपको ये 10% ऑफ दे देगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।